उसने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की और सवाल पूछा कि आखिर उसके बाप को मारा क्यों जा रहा है। अब इन लोगों ने अंदर से पुलिस स्टेशन का दरवाजा लगा लिया और इसके बाद जो उस बंद कमरे में हुआ उसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। खून लगातार बहने के कारण रात भर में लगभग उनकी 6 लुंगी बदली गई थी। जब नीरज ने पांडव से उनका राज्य पूछा और ये सुनने पे कि वो बिहार से है, कहानी में टेंशन तब बढ़ती है जब अचानक से भरत तिवारी के हाथ में एक पिस्टल देखा गया। बोल बोल क्या रे साला पागल। यार इनको दे दिया गया। रात जब उसके परिवार वाले थाने के बाहर खड़े थे तो अंदर 2 पुलिस वाले गणपत और तुकाराम ने थाने का लाइट बुझा दिया और फिर उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना चालू किया। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने फैसला सुनाया तो उस फैसला को सुनने के बाद देश के लोग आग बबूला हो गए। तो दोस्तों आज हम उस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जो रोजाना हमारे नजर के सामने होती है, लेकिन फिर भी हम उसे नजरअंदाज करते हैं। लोगों को ये डर लगा रहता है कि अगर वो इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो उन्हें कहीं कोई भारी कीमत न चुकानी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ही देश के कुछ चुनिंदा वर्दी वालों की जिन्होंने सिस्टम और लॉ का पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रख दिया। कुछ पुलिस अफसरों की जिन्होंने चंद रिश्वत के लिए अपना ईमान बेच दिया। अपने ईगो के खातिर एक बाप और बेटे को कस्टडी में इतना पीटते हैं कि उनकी जान चली जाती है। जब एक लड़की किसी मामले में पुलिस स्टेशन हेल्प मांगने जाती है तो उसका रेप किया जाता है। एक गरीब डिलीवरी बॉय जिससे उसका राज्य पूछकर उसे गोली मार दी जाती है। और एक गरीबों के लिए मदद करने वाला 28 साल का नौजवान जिसका खुलेआम एनकाउंटर कर दिया जाता है। जानेंगे कि क्यों वो लॉ और सिस्टम को अपने से नीचे मानते हैं, आखिर क्यों लोग इनसे इतना डरते हैं, क्या कभी भी एनकाउंटर करना लीगल माना जाता है, अचानक से पुलिस वालों का वैल्यू इतना गिर क्यों गया है, क्या पुलिस वालों को भी उनके गुनाह को लेकर उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जानेंगे कि आखिर क्यों आर्मी को पुलिस से ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर आपका सामना पुलिस वालों से हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम इस वीडियो में कुछ केसेस को कवर करने वाले हैं जिसके थ्रू हम पूरा पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो बात है 19 जून 2020 की, जब पूरे इंडिया में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। तमिलनाडु के सतमकुलम टाउन में एक 59 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने मोबाइल एक्सेसरी शॉप के सामने खड़ा था, किंतु उसे जरा सा भी भनक नहीं थी कि आने वाला कुछ पल उसकी जिंदगी के लिए सबसे खौफनाक मंजर होने वाला है। अचानक से उसके दुकान के सामने एक पुलिस की पूरी भरी हुई गाड़ी आती है और कर्फ्यू के नियमों का पालन न करने के बहाने उसे उठा के लेके चले जाती है। जब ये बात उसके 31 साल के बेटे बेनिक्स को पता चलती है तो अपने बाप के फिक्र में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। लेकिन जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो देखता है कि एक सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उसके बाप को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। अपने बाप को पीटते हुए देख उसने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की और सवाल पूछा कि आखिर उसके बाप को मारा क्यों जा रहा है। लेकिन यही बात सुनकर पुलिस वालों का ईगो हर्ट हो गया। अब इन लोगों ने अंदर से पुलिस स्टेशन का दरवाजा लगा लिया और इसके बाद जो उस बंद कमरे में हुआ उसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। इंस्पेक्टर एस श्रीधर और सब इंस्पेक्टर रघु गणेश के मौजूदगी में इन बाप बेटों के ऊपर नॉनस्टॉप 7 घंटे तक हिंसा की गई, जिसके बारे में सुनकर आपकी पूरी तरह से होश उड़ जाएगी। स्टेशन के अंदर मौजूद हेड कांस्टेबल रेवती और स्टेशन राइटर सेल्वा कुमारी इस मंजर की चश्मदीद गवाह है। उन्होंने देखा कि कैसे बाप बेटे को टेबल पे लेटा के पीटा जा रहा है। साथ ही साथ उनका कपड़ा भी उतरवा दिया गया था ताकि उन्हें फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ मेंटल टॉर्चर भी दिया जा सके। लेकिन हिंसा की हद तब पार हो जाती है जब वहां के पुलिस वालों ने फ्लोर पे गिरा हुआ खून उनके ही कपड़े से और उन्हीं से साफ करवाया। खून लगातार बहने के कारण रात भर में लगभग उनकी 6 लुंगी बदली गई थी, लेकिन फिर भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब अगली सुबह इन दोनों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर ने इनकी नाजुक हालत को जानने के बावजूद उन्हें फिट घोषित कर दिया। और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट डी सरवना ने कोविड के प्रोटोकॉल के बहाने अपने बैल्कोनी से हाथ हिलाकर इन्हें बिना देखे रिमांड पे भेज दिया गया। इन्हें 80 से 100 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी नाम के एक जेल में भेज दिया गया। और आखिरकार 22 जून की रात बेनिक्स और 23 जून की सुबह जयराज ने तरफ तरफ का अपनी जान दे दी। जब ये मामला पूरे देश के सामने आई तो मानो एक आग की लहर सी मच गई। कोर्ट ने तुरंत सीबीआई को जांच करने की आदेश दी। जब सीबीआई और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने इस केस की जांच करना चालू की और डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए टेबल और फर्श पे लगे खून के सैंपल को मैच किया, जिसके बाद सबूत मिटाने, इल्लीगल डिटेंशन और हत्या के जुर्म में लगभग 10 पुलिस वालों को अरेस्ट किया। एक लंबी खून की लड़ाई के बाद फाइनली 2026 में मदुरई की कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई और उनके ऊपर 1.4 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया। लेकिन दोस्तों ये केस यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि हमारी मेन इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है। सतमकुलम का ये केस सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम का वो आईना है जो कि हमें बार बार पूछने में मजबूर करता है कि क्या भारत में पुलिस की अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस पुलिस की दादागिरी और वर्दी का पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें समय के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। जिस पुलिस सिस्टम को अभी आप देखते हो
असल में ये पूरा फ्रेमवर्क ब्रिटिश दौर के पुलिस एक्ट 1861 पे आधारित है। अंग्रेजों का ये सिस्टम कोई आम जनता की सेवा के लिए नहीं था, बल्कि इनका मेन मकसद था अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करना और हो रहे विरोधों को पूरी तरह से दबाना। इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसा पुलिस सिस्टम बनाया जिनका मेन पर्पस था आम लोगों को कंट्रोल करना, ना कि उनका दुख दर्द समझना। अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस पुराने ढांचे को मेंटेन किया गया। कानून ने इन्हें पावर तो दे दी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं सिखाया, और वीक अकाउंटेबिलिटी के कारण पुलिस अपने पावर का मिसयूज करने लगते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से 2021 से लेकर अब तक कस्टोडियल के तकरीबन 800 से ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं, जो कि ये पूरे सिस्टम के नाकामी को दर्शाते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी का सबसे डार्क पार्ट अभी आना बाकी है। सथमकुलम केस में जो भी हुआ वो पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजे के पीछे हुआ था। लेकिन क्या होगा जब इन पुलिस वालों का ईगो, उनका ये अनचेक पावर बंद दरवाजे से बाहर निकलकर खुली सड़क पर आ जाए। पिछले बीते कुछ सालों में हमारे देश में इंस्टेंट जस्टिस और एनकाउंटर राज का एक ट्रेंड सा चलने लगा है, और इसी ट्रेंड का लोग आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। इसी इंस्टेंट जस्टिस के चक्कर में नोएडा के रहने वाले एक जिम ट्रेनर और लखनऊ के रहने वाले एक कॉर्पोरेट मैनेजर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तब लोगों को एहसास होता है कि ये सिस्टम कितना खतरनाक बन चुका है। इसी करप्टेड सिस्टम का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल शिकार बनते हैं बिहार के भोजपुर के रहने वाले भरत तिवारी। क्या होगा जब कोई पुलिस वाला आपसे आपका राज्य पूछे और बताने पे कि आप बिहार से हो, आपको गोली मार दिया जाए? कुछ दिन पहले ही हमारे सामने एक केस आई जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही। 21 साल का पांडव कुमार, जो कि बिहार के खगड़िया जिले से रहने वाले थे और दिल्ली में एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करते थे। बात है 26 अप्रैल 2026 की, जब पांडव दिल्ली के ही जफरपुर एरिया में अपने ही किसी दोस्त के बेटे के बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। रात का तकरीबन 1:30 से 2 बज रहा था और वो लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल नीरज वल्हार उनके सामने जाकर उनसे मुठभेड़ करने लगते हैं। आरोप ये है कि उस समय वे कांस्टेबल नशे के धुत में थे। फैमिली और कुछ विटनेसेस के मुताबिक जब नीरज ने पांडव से उनका राज्य पूछा और ये सुनने पे कि वो बिहार से है, नीरज ने उनके साथ गाली गलौज करना चालू कर दिया। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया, कांस्टेबल ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और नीरज को गोली मार दी। उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल को अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर हो चुके हैं। फिलहाल तो उसे सस्पेंड करके हवालात में रखा गया है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किसी भी आदमी को उससे उसका राज का नाम पूछकर उसे गोली मार देना, ये कहाँ की पॉलिसी है? इस केस के बाद पुलिस अकाउंटेबिलिटी, सर्विस वेपन यूज और माइग्रेंट आइडेंटिटी को लेकर बहुत बड़े सवाल उठे। क्या इस देश में अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मान नहीं बल्कि मौत मिलती है? भरत भूषण तिवारी के इस केस को समझने से पहले हमें पहले समाज के साइकोलॉजी को समझना होगा। जब देश का आम आदमी कोर्ट कचहरी सिस्टम को स्लो समझता है तो वो चाहता है कि पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि कोई भी गुनहगार जब कोई गुनाह करता है तो पुलिस उसे इंस्टेंट सजा देती है, उसका एनकाउंटर करती है और आसपास में खड़े लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन यही साइकोलॉजी का फायदा उठाकर हमारे देश में कुछ सालों से एनकाउंटर राज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं बार बार एनकाउंटर राज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते पिछले 10 सालों में 1100 से ज्यादा मौतें एनकाउंटर में हुई। एनकाउंटर का बात करते हुए उत्तर प्रदेश का नाम ना आए तो ये अनफेयर होगा। योगी जी का फेमस होने का कारण एक ये भी है जिसमें धराधर एक के बाद एक वहां से गुंडे को एनकाउंटर के थ्रू साफ करते गए। देश में जब कोई गुंडा या बदमाश को सजा दी जाती है तो आम जनता बहुत खुश होती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उसी वर्दी के ईगो के आगे आप या मेरे जैसा बेकसूर आदमी खड़ा हो। आज के दिन में किसी भी आम आदमी का जान लेना कितना आसान हो चुका है, इसका अंदाजा आप 2018 के नोएडा केस से लगा सकते हो, जिसमें एक नॉर्मल जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव को पुलिस वाले अपना खौफ दिखाने के लिए गोली मार दी जाती है। गोली नेक में लगने के कारण जितेंद्र पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हैं। या फिर बात करते हैं लखनऊ के विवेक तिवारी केस के ऊपर, जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर अपने घर पे जा रहे होते हैं। पुलिस के कहने पे रात में गाड़ी न रोकने के कारण उन्हें गोली मार दी जाती है और इस कारण उनका देहांत हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब गुस्से में आके किया गया है तो जरा रुकिए। 1991 का पीलीभीत केस, जिसमें तकरीबन 25 सिख एक बस में बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। कुछ पुलिस वालों ने रास्ते में उनका बस रोका और 11 सिख को अपने गिरफ्त में ले लिया, जिसमें से एक बच्चा भी था। हालांकि बाद में बच्चे का पता नहीं चला, लेकिन जो 10 सिख थे उन्हें रात में पीलीभीत के जंगल में ले जाकर एनकाउंटर कर दिया गया और बयान देते हुए ये कहा कि वो सब खालिस्तानी थे और हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और सेल्फ डिफेंस में हमने उनको मार डाला। लेकिन जब सीबीआई की जांच हुई तो पता चला कि अवार्ड और प्रमोशन के चक्कर में उन्होंने इनकी जान ले ली। लगभग 47 पुलिस वालों को हिरासत में लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने और पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए यूपी पुलिस ने बाद में एक रूल लाया, नाम रखा ऑपरेशन लंगड़ा, जिसमें एक्यूज को पूरी तरह से मारा नहीं जाता बल्कि उसके कमर के नीचे पैरों पे गोली चलाई जाती है और इसे शूट टू डिसेबल कहा जाता है, मतलब कि आजीवन भर के लिए अपाहिज बना देना। क्रिमिनल्स भाग रहे थे और सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पैरों पे गोली चलानी पड़ी। ये पुलिस वालों का एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट बन चुका है, जिसे सुनकर ज्यादातर
लोग खुश हो जाते हैं कि चलो देश से कम अपराध तो कम हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जिसे गोली मारी गई है वो वाकई में मुजरिम है भी या नहीं। इसका फैसला नए भारत में कौन कर रहा है? जब पुलिस ही क्राइम आइडेंटिफाई करे, खुद ही जज बन जाए और खुद ही एग्जीक्यूशन के नाम पर गोली चलाने लगे तो जस्टिस सिस्टम का कोलैप्स होना तय है। और इसी खराब सिस्टम का सबसे दर्दनाक कीमत चुकाई बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले 28 साल के एक युवा व्यक्ति ने, जिसका नाम था भरत भूषण तिवारी। भरत कोई गैंगस्टर नहीं था, ना ही कोई बदमाश। वो बिलौती गांव का रहने वाला 28 साल का जवान और एक बीएससी पास आउट लड़का था। भरत तिवारी अपने इलाके के गरीब लोगों के हक में आवाज उठाने वाला एक लोकल एक्टिविस्ट था। अधिकारी जाके लोगों को धमकाया गया है, जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? हाँ? मिट्टी का अभी तक सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या को देखा जाए, कैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इसे समतल बराबर किया जाए। जब उसके गांव में बाढ़ आती थी तो प्रशासन के इस लापरवाही के खिलाफ उसने कई बार लड़ाई लड़ी और उसके इसी जिद और कोशिश का नतीजा था कि गांव में बिजली और सड़कों का निर्माण होने लगा। लेकिन हमारे देश में प्रशासन और सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना और उसके खिलाफ बोलना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। एक आम जवान लड़का जो कोई नेता नहीं था, नहीं कोई अमीर आदमी, वो केवल अपने मोबाइल के जरिए गरीब लोगों के पक्ष में आवाज उठाता था और अपने मांगे सरकार के सामने रखता था। और यही बात सिस्टम और प्रशासन के आंख में चुभने लगी। कहानी में टेंशन तब बढ़ती है जब अचानक से भरत तिवारी के हाथ में एक पिस्टल देखा गया। आगे चलिए और आगे चलिए, वहाँ बात होगा। चलिए सबको दिखने दीजिए। इंटरनल सोर्स के मुताबिक हक की लड़ाई लड़ते लड़ते भरत तिवारी को अपने जान का खतरा महसूस होने लगा और इसलिए उन्होंने अपने गले में पहने सोने के हनुमान जी का लॉकेट को बेच दिया और एक पिस्टल खरीद लिया ताकि वो खुद की जान का सुरक्षा किया जा सके। 15 और 16 जून को लगातार पुलिस वाले उसके घर पे आते हैं और उसके ऊपर दबाव डालते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन और सम्राट चौधरी उसे मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिए थे और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करने लगे। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन 17 जून के सुबह सुबह करीब 9 बजे शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की 57 आर्म पुलिस भरत तिवारी के घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिससे वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हो। भरत तिवारी अपने घर के छत पे चले जाता है और अपने फेसबुक अकाउंट पे लाइव वीडियो चालू कर देते हैं जिसमें वो पुलिस वालों को ललकारते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। हटा ना हटा ना, क्या करते हैं तू? क्या चाहता है? बात मान लो। बहुत कर पागलपन है सोन। क्या करते हैं तू? क्या करते हैं? हम जान लेकर रे। इस साला देखिए उधर से कवाड़ी बंद कर दिया है, ये बाहर ना जाए। सब कवाड़ी सभी तरह से बंद कर दिया है। हाँ साला कवाड़ी क्या बंद किया रहे? तू सब खोल खोल आ रहे बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। क्या बंद किया रहे? हाँ बोल क्या बंद किया रहे साला पागल? खोल दरवाजा आ रहे बाहर, खोल। अभी तू सबके साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है। चल खोल। हाँ साला पागल है रे, साला तू सब पागल है रे। खोलना कवड़िया, खोल। क्या बंद किया रे? हाँ साला है रे साला, और कुछ ना मिले तो पागल साबित कर रहा है रे पगला सब। चुप, कौड़ी खोल। हथियार जब किया जाए बंद करना रहे हो। चला हाथ दिया हुआ तो कमारी क्या है मेरा, सब निकलने वाला बंद किया है बाहर। चलो है लड़ो, लौना है। हैं क्या तारे तू सब लौना है तो बोलो, खोलो दरवाजा। अभी आ रहे लड़ेगा साला, किससे साला तुम्हारा सामना है पता है? साला चोर उचक्का लफुआ से, बदमाश क्रिमिनल से अरे सामना। हाँ
खोलो दरवाजा, समझ में आ जाएगा तुम सबको। हटना, तू कहाँ है? जा तू का बीच में खड़े। चला हथियार रखा है केवल कहा दिखाने के लिए, फायर करो। देखो कैसे किया जाता है, ये देखो। खोलो दरवाजा, अभी आते हैं तुम सबके। दरवाजा बंद कर दिया है, हाँ? क्या बिहार पुलिस है? साला पूरे समाज और देश के सामने तुम लोग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है खुलेआम। पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है तुम लोगों को। क्या कर रहा है? बहुत बड़ा काम माफिया का पकड़ रहा है, हाँ? पता चला है मेंटल इंसान है रे साला पागल। समाज और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो चुका है। ये सब अब लड़ने आ गया है सामने से। उस लाइव वीडियो में भरत तिवारी अपने गुस्से को जाहिर करते करते हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी करते हैं, जबकि एक और वीडियो में वो चारपाई पे बैठे हुए पुलिस से कॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ हवलदार अपने हरकतों से बाज नहीं आते और शायद से वो इंटेंशनली भरत तिवारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखते ही भरत तिवारी का गुस्सा उनके सर पे चढ़ जाता है और देखते ही देखते वो उनको फटकारने लगते हैं और अपने घर से भगाने की कोशिश करते हैं। ₹1 कहिए आप कि मेरा घर आगेगा चलेगा। करता है भाग में तो चला बताइएगा करता है। लेकिन 17 जून 2026 की ठीक उसी दिन लाइव कैमरा के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम के मुखौटे को निकाल के फेंक दिया। फेसबुक लाइव के मुताबिक भरत तिवारी ने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा शर्त रखा और अपने आप को उनके सामने सरेंडर करने का फैसला लिया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने अपना पिस्टल जमीन में फेंक दिया था। अब यहाँ देखिए, वो दिल का इतना नेक इंसान था कि उस मौजूद समय में पिस्टल में मात्र एक गोली बची हुई थी। पिस्टल फेंकते समय वो गोली किसी पुलिस वाले को न लग जाए, इसलिए उन्होंने आखिरी फायरिंग आसमान में की। रुकिए और तब उन्होंने अपने बंदूक को पुलिस के सामने सबमिट कर दिया, जबकि सामने पुलिस वालों की फौज फुल इक्विपमेंट के साथ हथियार ताने और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए खड़ी थी। कानून ये साफ साफ कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर दे और उसके पास कोई भी हथियार न बचे तो उसके ऊपर जानलेवा हमला करने का हक कोई भी पुलिस के पास नहीं होता। लेकिन ठीक भरत तिवारी के पिस्टल फेंकने और सरेंडर करने के बाद लगातार गोलियों की आवाज आती है। अगर उसने अपना हथियार फेंक दिया था और हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया था तो फिर सेल्फ डिफेंस के नाम पर पुलिस वालों ने उसके ऊपर गोलियां क्यों चलाई? और सबसे खौफनाक बात यह है कि उन पुलिस वालों ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत भरत तिवारी के पैर में 5 से गोली मारी थी। इसके बाद देश में बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना चालू किया कि अगर गोलियां पैर में चलाई गई तो एक जवान हट्टा कट्टा लड़का, उसकी मौत इतनी आसानी से कैसे हो सकती है? जबकि ऑपरेशन लंगड़ा के रूल के तहत जब किसी भी एक्यूज को पैर के नीचे गोली मारी जाती है तो फौरन उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन इन लोग का पहले से ही प्लान था कि भरत तिवारी को बचने नहीं देना है
और इसे तड़पा तड़पा के मारना है। लेकिन इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी, जिसे सुनकर पूरा देश आक्रोश में आ गया। जब 57 पुलिस फोर्स के ग्रुप ने एक निहत्थे आदमी पे गोली चलाई तो फिर जनता ने सवाल उठाया कि उसके बाद क्या हुआ। लगता है पुलिस वाले वहां भांग का नशा करके आए थे। उन्होंने ये बयान दिया कि बंदूक फेंकने के ठीक कुछ देर बाद भरत तिवारी फिर से बंदूक उठाया और उनके ऊपर हमला करने वाला था, और अपने सेल्फ डिफेंस के कारण पुलिस वालों ने उसके ऊपर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद पुलिस वाले उसको ट्रीटमेंट के लिए आसपास के छोटे छोटे हॉस्पिटल में लगे घूमने लगे, जहां इतने बड़े जख्म का इलाज होना संभव ही नहीं था। जब तक उसे पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच में लेके जाया गया तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। खून की मात्रा बहुत ज्यादा बह जाने के कारण भरत तिवारी ने अपना दम तोड़ दिया। जब सरकार और बड़े अधिकारी भरत तिवारी को पागल मानते थे तो फिर कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक मेंटली अनस्टेबल के ऊपर गोली चलाना फेयर है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठा पुलिस के सेल्फ डिफेंस वाले कहानी के ऊपर। अगर सच में पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए उसके ऊपर गोली चलाए थे और वो कानून के हिसाब से सही था तो ठीक वारदात के 2 दिन बाद क्यों बिहार पुलिस ने वो 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई थी, और बाद में उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों किया गया। लोग भरत तिवारी को भगत सिंह से कंपेयर करने लगे। ये दोनों देश और देश की जनता के लिए शहीद हुए। फर्क इतना है कि भगत सिंह को अंग्रेजों ने मारा था और भरत तिवारी को हमारे देश की पुलिस वालों ने। वैसे ये एनकाउंटर सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया गया था। एक तरफ देश प्रेमियों को गोली मारा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जिनके ऊपर कुछ केसेस दर्ज होने का आरोप लगा हुआ है। आज अमित शाह जब आएंगे उनसे एक लाइन ये पूछिएगा जरूर कि सर आपको पूरे बिहार में 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिला, और ये आपको जानकारी थी है या नहीं है? वो कह रहे और बता दूं कि वो अभी वर्तमान में बिहार के सीएम है। इन सभी घटनाओं को देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि अगर पुलिस खुद ही कानून तोड़ने लगेगी तो हम जनता न्याय के लिए किसके पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तहत गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे हर एक एनकाउंटर के बाद एक अलग एजेंसी से जांच होनी चाहिए, जैसे CBCID। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि पुलिस वालों ने किसी बेकसूर या फिर ऐसे इंसान को मारा है जो सरेंडर कर चुका था तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी। जब पुलिस की शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका क्या परिणाम निकल के आता है, उसे समझने के लिए हमने एक और केस को आपके सामने रखा है। तो बात है 26 मार्च 1972 की, जब एक 14 से 16 साल की लड़की जिसका नाम मथुरा बताया जाता है वो अपने फैमिली मैटर के कारण पुलिस स्टेशन जाती है। देर रात जब उसके परिवार वाले थाने के बाहर खड़े थे तो अंदर 2 पुलिस वाले गणपत और तुकाराम ने थाने का लाइट बुझा दिया और फिर उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करना चालू किया, मतलब कस्टोडियल। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो सेशन कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया, लेकिन नागपुर के कोर्ट ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए दोनों पुलिस वालों को सजा सुनाई। जब 1979 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो मामला और ज्यादा बढ़ गया। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने फैसला सुनाया तो उस फैसला को सुनने के बाद देश के लोग आग बबूला हो गए। आखिरकार क्या बोल दिया था उन्होंने। कोर्ट ने न सिर्फ उन पुलिस वालों को बचा लिया बल्कि उन्होंने एक तर्क दिया था कि लड़की ने शोर नहीं मचाया, उसके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है और उस लड़की को पहले से ही आदत है और इसलिए ये हो सकता है कि उसने खुद ही नशे में दूध पुलिस वालों को उकसाया हो। लेकिन इस भयंकर बयान के बाद देश की जनता शांत तो नहीं बैठने वाली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ प्रोफेसर लोडिका सरकार, उपेंद्र बख्शी और उनके साथियों ने इस फैसले के खिलाफ ओपन लेटर लिखा और पूरे देश के महिलाओं और संगठनों ने इसके खिलाफ रोड पे उतरकर विरोध किया। इस विरोध का असर इतना बड़ा था कि 1983 में फाइनली सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। आरोपियों को सजा सुनाने के साथ साथ एक नया कानून भी लाना पड़ा। इस एक घटना ने हमको सिखाया कि अगर सिस्टम को लगने लगता है कि वो लॉ से ऊपर है तो जनता को उनकी औकात दिखानी पड़ती है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब कानून का डर आम आदमी के साथ साथ इन पुलिस वालों में भी हो। ये तो कुछ गिने चुने केस थे जो कि मैंने आपके सामने रखा। न जाने डेली बेसिस पे कितने ऐसे वारदात होते होंगे जिनके बारे में हमें कानो कान खबर नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ एनकाउंटर, टॉर्चर या रेप के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि रोजाना हमारे सामने ऐसी ऐसी वीडियो आती रहती है जिसमें पुलिस वाला अपने से कमजोर आदमी को थप्पड़ मार रहा होता है, उनको गालियां दे रहा होता है। फालतू बात ना। जबकि किसी वीडियो क्लिप में आम जनता पुलिस वाले को महाराष्ट्र के चौकिया ड्राइवरों के पैसा को छिनाया जा रहा है। यहाँ पे ये पैसा छिना रहे ड्राइवरों का। ड्राइवर से तमीज से बात करना सीखो, समझ रहे हो? उल्टा सीधा मार मेरी फोटो खिंचवाओ, मार अरे तुम लोग के गाँव में तता नहीं ना, योगी जी की सरकार है। मार अरे ड्राइवरों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कोई वीडियो क्लिप तो हमारे सामने ऐसा आता है जिसमें ऑन ड्यूटी पुलिस वाले दारू पी के भांड पड़े रहते हैं। तू है क्या करो? तेरे मोहम्मद दूंगा। क्या कह रहे हो? मैं तेरे मोहम्मद दूंगा। क्या कही मैंने आपसे? बोल। क्या कही है मैंने? ये आप पी के ड्यूटी कर रहे हो?
ठीक है, ड्यूटी कर रहे हो आप? शर्मा। भरत तिवारी के जाने के ठीक कुछ दिनों बाद एक पुलिस ऑफिसर उनके घर पे जाते हैं, किंतु उनकी फैमिली का हालत देखने या फिर उन्हें सराहना देने नहीं, बल्कि उनके भाई को धमकाने वो ऑफिसर भरत तिवारी के छोटे भाई को एक कोने में लेके गए और कहा कि जल्दी से जल्दी ये ड्रामा बंद करो। वो मेरे को साइड में बुला के ले गए, बोल रहे हैं कि मतलब ये सब चंदन जी बंद होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब बहुत बुरा असर पड़ेगा आप पे और आपके परिवार वालों पे। ठीक है, ये सब रोको, आपका भाई अपराधी था इसीलिए उसको मार दिया। अगर आप ये सभी केसेस एक साथ ला के देखते हो तो आपके सामने एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा। हर केस का स्टार्टिंग अलग अलग होता है, किसी में एनकाउंटर, किसी में और किसी में कस्टोडियल, लेकिन केस के एंड तक आते आते एक कॉमन चीज दिखाई देती है और वो है पावर का मिसयूज। आरपीएफ के जवानों के द्वारा स्टेशन पर 300 मीटर तक घसीटा गया और भाई उनको मारा गया, उनको पीटा गया, बदतमीजी की गई उनके साथ। और अकाउंटेबिलिटी का लेट आना। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं गया क्या, जिंदगी गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पुलिस वाले गलत ही होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से और अच्छे से निभाना भली भांति जानते हैं। उनके प्रॉब्लम समझे बिना उन्हें विलन बना देना एक अनफेयर बात होगी। असल में पुलिस वालों का काम सिर्फ थाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन अलग अलग प्रकार के प्रेशर हैंडल करना होता है। जो फोर्स आम जनता की सुरक्षा के लिए होना चाहिए था, अब वो बड़े लोगों की ड्यूटी में उलझ के रह गए हैं, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कानून और सिस्टम बड़े लोगों के लिए है, न कि हमारे लिए। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर पुलिस वाला आपको बिना वजह रोक ले तो आपको क्या करना चाहिए। बाई चांस अगर पुलिस वाला आपको बिना किसी कारण के रोक ले तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है और शांत रहना है। उनके ऊपर अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि वो सिचुएशन को और भी खराब कर सकते हैं। आप उनसे रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हो कि सर मैंने किया क्या है और मुझे किस वजह से रोका गया है। अगर पॉसिबल हो तो पुलिस वाला का नाम, बैज नंबर और लोकेशन को नोट कर लेना है। अपने किसी करीबी रिश्तेदार या लॉयर को तुरंत संपर्क करना है। और हाँ, वीडियो बनाने की कोशिश तभी करें जब आपको लगे कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा सकती है। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर उनसे बेवजह हाथापाई करने की कोशिश न करे और उस सिचुएशन को लीगल तरीके से हैंडल करने का प्रयास करे। आखिरकार क्यों इंडियन आर्मी को इंडियन पुलिस से ज्यादा बेहतर बताया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए समझते हैं। पहली बात कि मिलिट्री वालों के पास उतना राइट नहीं होता जितना पुलिस वाले के पास होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। तीसरा पॉइंट कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। चौथा पॉइंट कि वो किसी से रिश्वत लेते हुए या किसी को धमकाते हुए नहीं दिखते। और जब कोई आर्मी का जवान शहीद होता है तो उसके प्रति पब्लिक के मन में बहुत ज्यादा सिंपैथी जनरेट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले गलत है। दोनों का रोल अलग अलग होता है। आर्मी का प्राइमरी मिशन होता है देश की सुरक्षा, जबकि पुलिस वालों का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस वालों का डेली बेसिस पे पब्लिक से इंटरेक्शन होती है, जिसके कारण बहुत सारे कंप्लेन सामने आते हैं। करप्शंस एंड एब्यूज ऑफ पावर रिलेटेड पुलिस केसेस ज्यादा पब्लिक के नजर में आते हैं। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ पुलिस वालों को खामियां दिखाना और सिस्टम में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए था, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने से नीचे मान रखा है। ये वीडियो उन 5% वर्दी वालों के लिए था, जिनके कारण 95% ईमानदारी और बहादुरी से काम करने वाले पुलिस वालों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। ये एक काला टीका के समान है, बस फर्क इतना है कि बच्चे पे लगा काला टीका उसे नजर से बचाता है और सिस्टम पे लगा इन 5% करप्ट पुलिस वालों का काला टीका बाकी पुलिस वालों को जनता के नजर में गिराता है। वरना हमारे सामने हर दिन ऐसे वीडियो भी आते हैं जिनमें पुलिस वाले अच्छे काम करके लोगों का दिल जीत रहे हैं। इसको बिल्कुल नया लगाया है मैंने, मुंह में लगा करके बाहर को फूंकना है, वो फूंकना है। फूंकते रहो, फूंकते रहो, फूंकते रहो, फूंकते रहो, फूंकते रहो, छोड़ दो। तो ये 12.3 आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। ग्रीन का मतलब आप जो है तो पास हो, यानी अगर ये रेड होता तो आप फेल हो जाते। ये रेड तब होता जब 30 से ऊपर होता, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये डराऊं धमकाऊं कि आपने दारू क्यों पी रखी है और मैं वो करूं, तो ये सब कुछ नहीं है। आप 12.3 यानी ये जो है 12.3 है, ये इस पे चालान नहीं हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत जब तक 100 ml ब्लड में 30 mg से ऊपर नहीं अल्कोहल आएगा। अगर आपको एग्जांपल दूं तो अभी कुछ दिनों पहले एक बाबा बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिनको लोग भंडारा वाले बाबा के नाम से जानते थे। बीते कुछ दिनों पहले एक ट्रेन के बाथरूम में उनका डेड बॉडी पाया जाता है। परिवार उनके बॉडी को रिसीव करने में असक्षम थी, इसलिए उनका पूरा अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही किया। अब जरा 2017 का ये वीडियो देखिए।
बात यह है कि 2017 में मध्य प्रदेश के एक स्कूल में 12 किलो बम पाया गया था। जब इसकी भनक एक कांस्टेबल अभिषेक पटेल को लगी तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस बम को अपने कंधे में उठाया और गांव से दूर भागने लगे ताकि 400 बच्चों की जान बचाई जा सके। 2001 की पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और पुलिस वालों ने दूसरे की जान बचाने के लिए अपने जान को दांव पे लगा दिया। ये दोनों वीडियो अभी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। जाते जाते मैं फिर से आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस किसी एक ग्रुप, पार्टी या कम्युनिटी के प्रति हेट फैलाना नहीं था, बल्कि आप सभी के सामने उस मुद्दे को रखना था जो कि हमारे देश को खोखला कर रहा है। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे दिल में उन सब के लिए रिस्पेक्ट है जो हमारे देश के लिए पूरी ईमानदारी और बहादुरी से सहयोग दे रहे हैं, भले ही वो कोई आर्मी, पुलिस वाला या भरत तिवारी जैसे नौजवान हो। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा?